बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तिखियूं ॻाल्हियूं सां गॾु मां शौकत ज़रदारी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी ते अॼु कोर्ट जी तौहीन जे सिलसिले में फ़र्द जुर्म आयद कयो वियो आहे। चार्जशीट फ्रेम कई वई आहे। वज़ीर आज़म खां पुछियो वियो त छा तव्हां पाण ते लॻायल इन्हनि इल्ज़ामनि खे एक्सेप्ट कयो था, जंहिं ते वज़ीर आज़म नाकारी में जवाबु ॾिनो। वज़ीर आज़म इनकार कयो जेके चार्जिस हुन ते लॻायूं आहिनि ऐं हाणे वज़ीर आज़म ते केस हलंदो, जंहिंमें 16 फरवरी खां अटॉर्नी जनरल जेके आहिनि उहे शहादतूं कठियूं कंदा। 22 फरवरी ते केस जी हेयरिंग आहे। एतिज़ाज़ अहसन मुल्क खां ॿाहिरि वञी रहिया आहिनि। एतिज़ाज़ अहसन कोर्ट खां अपील कई त वक़्तु घुरियो ऐं उन्हनि चयो त उन्हनि खे 24 तारीख़ ताईं वक़्तु ॾिनो वञे। पोइ कोर्ट जेका आहे सा 27-28 तारीख़ ते एतिज़ाज़ अहसन जा दलील ॿुधंदी। हाणे वज़ीर आज़म खे पंहिंजी बेगुनाही साबित करणी आहे त हुननि कोर्ट जी तौहीन न कई आहे। इन हवाले सां ई ॻाल्हाईंदासीं। अॼु असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे लॉ एक्सपर्ट आहिनि, रिटायर्ड जस्टिस डॉक्टर गौस मोहम्मद साहब। डॉक्टर साहब, तव्हांखे वेलकम चवंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में। वेलकम कहेंगे आपको सर। जी थैंक यू। अच्छा सर, ये अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि लोगों में एक उभाम था कि शायद 13 तारीख को वज़ीर आज़म को जेल हो जाए, जो कि पहले बात हो रही थी कि भाई फ़र्द जुर्म आयद होगा और फिर हो सकता है उनको 6 महीने जेल जाना पड़े, फिर वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं इस केस में। तो अब ये जो आज मामला हुआ है ये कितना संगीन है और इसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि आज जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है तो गोया अब ये पूरा एक केस चलेगा। इसीलिए देखिए, अटॉर्नी जनरल को जो है वो प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया गया है। वो एक अपना इस तरह से पूरी शाहिदी पेश करेंगे और उसके बाद जाहिर है कि एतजाज़ साहब जो हैं उस पर जिरा करेंगे, सब कुछ होगा। तो इस तरह से जाके वो ये सोच के भाई आज कन्विक्ट हो जाएंगे या वो जाएंगे। बाज़ मरतबा ये भी होता है कि आप एक बार जुर्म कर लेते हैं तो फिर कोर्ट उसको फैसला सुनाती है। वो चीज़ तो हुई नहीं है। आज तो फ़र्द जुर्म पढ़ कर सुनाया गया जिसके लिए उन्होंने इनकार किया, दैट्स इट। सही। वैसे सर, क्या कंटेम्प्ट केसेस ऐसे ही होते हैं? क्योंकि मेरे पास कुछ लॉयर्स आए पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। कंटेम्प्ट में ये होता है कि कोर्ट पूछते है भाई आप मानते हो या नहीं मानते हो। अगर बंदा कहता है मैं नहीं मानता तो उसके ऊपर उसको कन्विक्ट कर दिया जाता है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोर्ट को कहते हैं कि जी हम ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपना हेड बो करते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं और हम अपने आप को कोर्ट की ग्रेस पे छोड़ते हैं कि वो जो हमारे लिए फ़ैसला दे। तो ये कॉम्प्लिकेटेड कैसे हुआ ये केस? कुछ लोगों का ये मानना है। देखिए, बात ये है कि पहली बात तो ये देखी जाए कि भाई कोर्ट के जो ऑर्डर हैं जिसको कि कंप्लाई करना था, फॉलो करना था, आपने क्या उसको इंटेंशनली, इरादतन या डेलिब्रेटली, कस्दन उस पर अमल नहीं किया है। एक होता है ना, कोई बाय मिस्टेक हो गई, कुछ पता नहीं है। इसमें वो चीज़ नहीं है। अगर कोई किसी से हो जाए तो कोर्ट को सबमिट करे कि साहब मुझसे गलती हो गई है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी, वो एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन जानबूझकर कस्दन अगर कोई चीज़ की है तो फिर उसको कोर्ट सीरियस व्यू लेता है और फिर उसकी तह तक पहुंचने के लिए एक तमाम कार्रवाई होती है कि लाओ भी देखा जाए कि इनका डिफेंस क्या है। अगर ये उसको अपने एक्शन को डिफेंड करना चाह रहे हैं, एक एक्सप्लेनेशन उनका आता है, कोर्ट देखती है कि साहब, तो अगर उसको समझती है कि नहीं ये इत्मीनान बख्श नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। फिर उसमें जैसे कि आज चार्जशीट फ्रेम हुई है। अब ये संगीन इसलिए हो गया है, एक तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड हैं हुकूमत के और सरबराह हैं, वो इसमें आए हैं और पेश हुए हैं। उनको कोई एग्जम्पशन तो है नहीं। तो अब यह है कि देखें वो क्या एक्सप्लेनेशन। लेकिन सर, आपको क्या लग रहा है? एक तो वो मामला आता है, जैसे पहली पेशी जब हुई तब कहा गया कि जी प्रेसिडेंट को इस्तिस्ना है। दूसरी पेशी में कहा गया कि नहीं जी वो तो केसेस चल ही नहीं सकते, बंद है। यहाँ पे हुकूमत ने एक बैकफुट पे चली गई और इस्तिस्ना के मामले को फिर पीछे छोड़ दिया। अब बात जजेस की कोशिश जो लग रही है कि जी इस्तिस्ना का मामला आ जाए ताकि ये उबाम भी ख़त्म हो जाए, वो मामला आ नहीं रहा है। और वज़ीर आज़म जो है वो खुद भी ये बात नहीं कर रहे कि जी चूँकि इस्तिस्ना है और इस वजह से हम ये केसेस नहीं चला सकते हैं। तो अब ये एक मुबहम सा मामला हो गया है। क्या अब इस मुबहम से मामले को हल कैसे किया जा सकता है? सिर्फ वज़ीर आज़म को शहीद करके ये मसला हल हो जाएगा? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, जब नोटिस मिला और उनकी तरफ से उनके वकील पेश हुए और उन्होंने जब एग्जम्पशन की बात की प्रेसिडेंट की, तो उस पर देखिए बात यह है कि मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता इस आर्गूमेंट से। उसकी वजह यह है कि क्या देखिए, जब एनआरओ का जजमेंट आया है और वहाँ सब ये, क्या जजेस को ये पता नहीं था, लॉयर्स को ये पता नहीं था कि साहब एग्जम्पशन कहाँ है और कहाँ नहीं है, इस्तिस्ना। तो ये प्ली लेना ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं थी। ये तो एक ट्रैप होने वाली बात थी या साइड ट्रैक करने वाली बात थी। एक बात
ये कौन ट्रैप हो रहा था और कौन कर रहा था? ट्रैप ये खुद हो रहे थे ये लोग, वज़ीर आज़म, और इस अंदाज से कि साहब इनको इस्तिस्ना है। अरे भाई, इस्तिस्ना का पॉइंट तो पहले ही कोर्ट ने थ्रेश आउट कर लिया होगा जहन में कि साहब इनको, अगर इस्तिस्ना होती तो क्या कोर्ट को इल्म नहीं है? कोर्ट को क्या 248 आर्टिकल का पता नहीं? सब पता है। कल मैं एक वकील दोस्त के साथ ऐसे डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि स्विस अदालतों में तो, क्योंकि स्विस जो है वो आपके वियना कन्वेंशन कहते हैं, जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल लॉ में भी सिग्नेटरी नहीं है। स्विट्जरलैंड जो है वो इंटरनेशनल उसका सिग्नेटरी नहीं है, इसलिए इम्यूनिटी का केस स्विट्जरलैंड में अप्लाई नहीं होता। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, मैं अर्ज करूँ आपसे, इसको मैंने आपके पहले भी एक प्रोग्राम में ये चीज़ कही है। बात यह है कि कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि आप लेटर लिखें उनको। देखिए, बुनियाद कहाँ से पड़ी? मलिक क़य्यूम साहब ने लेटर लिखा कि हम इसको विड्रॉ करते हैं, और जब अब पता लगा, जब NRO का केस थ्रेश आउट हो रहा था, कि साहब उनको कोई अथॉरिटी नहीं थी। क्यों लिखा उन्होंने? जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में ये चीज़ हुई थी। तो अब वो तो सारा मामला ख़त्म हो गया। तो अब इस पर कोर्ट ने कहा, अब अगर लेटर सपोजिंग लिख भी दिया जाता है तो कौन सी क़यामत आएगी? लेटर लिखा जाएगा कि साहब ये गलत हुआ था और वो केसेस आप जो हैं उन पर आगे बढ़िए, लेकिन अब उनकी मर्जी है अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू उनके कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, उनके आइन के लिहाज से, कि भाई हम आगे इस केस को कैसे बढ़ सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, 500 मिलियन इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, तो वो डिसाइड करेंगे। ये चीज़ जो है, ये चीज़ इतना क्यों आउट ऑफ प्रोपोर्शन इतना उसको उछाला जा रहा है? नहीं, मुझे एक बात बताएं, उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने खत लिखा, उनको अथॉरिटी थी या नहीं थी, लेकिन उनके खत के बाद वो केसेस जो हैं वो वहीं पर खत्म हो गए। हाँ। तो अब अगर कोर्ट चाहे तो मौलवी अनवारुल हक के थ्रू खत नहीं लिखवा सकती? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए, मौलवी अनवारुल हक जो हैं वो चीफ लॉ ऑफिसर हैं हमारे अटॉर्नी जनरल, मतलब वो भी इसी पोजीशन पे थे ना अब्दुल क़य्यूम? नहीं, देखिए, वो थे तो उनको किसने अथोराइज किया? अटॉर्नी जनरल जो है प्रिंसिपल एडवाइज़र भी होता है, और फिर ये काम जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने करना था, इम्प्लीमेंट उस ऑर्डर को। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास कोई ऑर्डर्स नहीं है, या उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने ये नहीं कहा मलिक क़य्यूम से कि आप लिखिए इस लेटर को। आज जो ये शटल कॉक की तरह, फिर नैब जो है वो मेन इदारा है असल में, नैब को चाहिए था कि उस मामले को आगे करते। नैब केस को परसू कर रही थी स्विस अदालतों में, स्पेन में और जहाँ कहीं भी हैं, तो अथॉरिटी इनको नहीं है। अभी भी इनको अगर कहेंगे तो, कोर्ट अगर कुछ कहेगी तो वो अलग बात है। कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ लिखे इसको, फॉरेन अफेयर्स लिखे, नैब लिखे, आपस में। गवर्नमेंट में तो यही है ना। सर देखिए, अब 28 तारीख को 27-28 तक एहतजाज के दलाइल आएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है उस दिन फैसला आ जाए या उसके अगले दिन आ जाए। मार्च के फर्स्ट वीक में कोई फैसला आ जाए, और जिस तरह कहा जा रहा है, प्रिज्यूम किया जा रहा है कि वजीर आजम को जेल भेज दिया जाएगा, गिलानी चला जाएगा, फिर नया बंदा आएगा, उसके लिए टाइम चाहिए, देखिए, फिर उसको मामला समझने के लिए टाइम चाहिए, तो फिर काम तो हो रहा है हुकूमत का। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो मैं समझता हूँ स्ट्रेटजी ये है, हिकमत अमली, टाइम गेन करो, जितना आगे बढ़ सके। इतने 2 साल तो वैसे ही गुजर गए, और उसके बाद अब महीने गुजर रहे हैं ताकि इलेक्शन आ जाएं। क्योंकि देखिए, जो मैंने एक चैनल पर प्रेसिडेंट साहब का जो एक बयान था वो सुना था, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम नहीं लिखेंगे। और फिर आपने ये भी बताया कि अगर इनको इतना शौक है, मैं कुछ अरसे के लिए प्रेसिडेंट और हूँ, उसके बाद जो चाहें आप करते रहें। अब देखिए, ये बात नहीं है। एक हेड ऑफ जो स्टेट होता है उसके लिए मुनासिब नहीं है इस तरह। भाई, पार्टी इंपॉर्टेंट है या कोर्ट इंपॉर्टेंट है? कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है, आप उसके ऑर्डर को वो करना है, तो उसको ये जवाब मुनासिब नहीं। लेकिन जस्टिस साहब, सॉरी टू से, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, हाँ, 34 सियासतदान हैं जिन्होंने फायदा लिया है NRO से, बाकी सारे आपके अफसरशाही के लोग हैं, ठीक है जी। उन 34 में भी बहुत से तो वुज़रा हैं, एक गवर्नर साहब हैं, बाबर गौरी साहब हैं, फारूक सत्तार साहब हैं, आगा सिराज दुरानी है, आसिफ अली जरदारी है, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद हैं, बेगम नुसरत भुट्टो हैं, मतलब ये कुछ नाम है जो मैं आपको गिना रहा हूँ। लेकिन सेंटर पॉइंट आसिफ जरदारी के केसेस को बनाया गया है, जिससे ये तासुर मिलता है कि शायद विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको टारगेट कर रहे हैं, अदलिया उनको ही टारगेट कर रही है, बाकी लोगों को नहीं कर रही है। देखिए, बात ये है कि नैब को जब डायरेक्शन दी गई आप इम्प्लीमेंट कीजिए, उनका काम था इनको लेटर एंड स्पिरिट में उसकी रूह के मुताबिक जजमेंट के उस पर अमल करना, ठीक, वो नहीं हुआ। बात यहाँ से हुई है
तो ये तो एक एस्पेक्ट है, और भी केस खुलने चाहिए थे। अब आप देखें बाज़ तो ऐसे हैं कि जनाब वो केसेस ही उड़ गए, ख़त्म हो गए, एक्विटल हो गया। तो अब इसमें मेरी समझ में बात, तो इसमें ये नहीं है, उनके खिलाफ भी होने चाहिए। जब एनआरओ बिल्कुल डिक्लेयर हो गया, ये तमाम बड़ा ऐसा गैर वो था अनलॉफुल स्टैट्यूट था, वो चीज़ ख़त्म हो गई, तो अब उस पर तमाम अमल होने चाहिए। अगर कोर्ट गिलानी साहब को जेल भेज देती है जी, कंटेम्प्ट में 6 महीने जो पीरियड आ रहा है, डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे जी, तो क्या प्रेसिडेंट उनकी ये सजा माफ कर सकते हैं कंटेम्प्ट? नहीं, इसमें नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि सदर साहब वैसे उनको अथॉरिटी तो है ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ वो अथॉरिटी है, सर्टेन केसेस में है, ठीक है, नॉट लाइक दिस। आपने देखा नहीं कि वो किसको कन्विक्शन हुई थी, बाबर अवान को या किसको? नहीं, उसका भी तो अभी केस चल रहा है, वो सस्पेंड की थी, उसको उठा कर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया कि आप नहीं कर सकते इस तरीके से। देखिए बात ये है कि अगर सपोजिंग मैं मान लीजिए कि साहब चलिए सदर को इख्तियारात हैं और वो माफ़ भी कर देते हैं, तो सवाल वही बेन रह जाता है कि क्या लेटर लिखना भी माफ़ हो गया है? लेटर लिखना माफ़ नहीं हुआ, कोर्ट के ऑर्डर को तो कंप्लाई करना ही करना है आपने। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह हमने शुरू में भी एक सवाल में डिस्कस किया था कि टाइम गेन का मसला है, हुकूमत चाह रही है कि हमें टाइम मिले। बिल्कुल, गिलानी साहब जेल चले जाएंगे, सजा हो जाएगी, सदर साहब उनकी सजा माफ कर देंगे, फर्क कितना होगा कि गिलानी विल नॉट रिमेन प्राइम मिनिस्टर। दैट्स इट। जी हाँ, ठीक है, चले फिर नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, फिर नए प्राइम मिनिस्टर के लिए इत्तेफाक होगा, 15-20 दिन उसमें निकल जाएंगे, महीना नए प्राइम मिनिस्टर को जो है वो चीज़ें संभालने में लग जाएगा, फिर कोर्ट बुलाएगी, बोलेगी जी मैं तो नया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। हाँ, टाइम चाहिए मुझे टाइम चाहिए। तो फ़ायदा तो कहीं नहीं हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज शायद मिल जाए हुकूमत को या हुकूमती इत्तेहादियों को, पीपल्स पार्टी को। आप ये देखें कि क्या कितनी बार नहीं, सैकड़ों बार कहा गया है पार्लियामेंट के फ्लोर पर और वैसे भी कि हम अदलिया के फैसलों का एहतराम करते हैं, हम अदलिया के फैसलों का एहतराम करते हैं। क्या ये एहतराम है अदलिया के फैसलों का? अरे भाई, जब अदलिया ने दिया है, फैसला दिया है, आपने रिव्यू फाइल किया, नज़र-ए-सानी वो भी ख़त्म हो गया, तो अब क्या रह गया है? आप उस पर अमल क्यों नहीं करते हैं? डेमोक्रेसी फ्लरिश होती है कानून की हुक्मरानी में। अगर कानून की हुक्मरानी नहीं हो, रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ क्या होता है? वो ये तो नहीं कह रहे ना कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं कि जी हमारे सदर को इस्तेस्ना है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या कैबिनेट हो या हुकूमत हो, उनको कोई इख्तियार नहीं ये कहने का कि साहब उनको वो है या नहीं है। वो इंटरप्रिटेशन काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो तो सुप्रीम कोर्ट का काम है करना, कोर्टों का काम है, ना कि हुकूमत का। अगर ऐसी बात थी तो यही पॉइंट आपने वहाँ रेस किया होता कोर्ट के सामने। अच्छा, अब जो जाके रेस कर रहे हैं, देखिए इट इज़ टू लेट, ये सब टाइम गेन करने के लिए। अच्छा, अब जब केस चलेगा तो वजीर आजम का तो दिफा करेंगे एतजाज हसन जी, जो अटॉर्नी जनरल है उनकी पोजीशन कितनी क्रिटिकल होगी? देखिए, अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रोसिक्यूटर हैं, और अब इसमें जो कंटेम्प्ट में है ये अक्यूज्ड हैं, तो क्रिटिकल तो कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि वो मवाद ला के पेश करेंगे कि साहब ये ऑर्डर्स थे, इसमें कुछ ज़्यादा गवाही की ज़रूरत नहीं है, ये ऑर्डर्स थे और ये कंप्लायंस नहीं हुआ है। वज़ीर आज़म का काम होगा दिफा करना उसको कि साहब ये देखिए हमने ये अटेम्प्ट किए, या जैसा कि अखबारात से पता चलता है कि साहब उनको ये ओपिनियन दिया गया था, ये ओपिनियन दिया गया था, ऐसे नहीं है, ये इस्तिस्ना है। क्वेश्चन इज़ दिस, तो उसमें क्या आपने अटॉर्नी जनरल को कंसल्ट किया या नहीं किया? उनकी ओपिनियन क्या थी? अगरचे ये तो कॉन्फिडेंशियल होती है, क्योंकि वो तो क्लाइंट और उसके दरमियान एक चीज़ होती है कि उसको आप मजबूर नहीं कर सकते। चलें यहीं से बात कंटिन्यू करते, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम डाल एक शॉर्ट ब्रेक जो तमाम सीरियस डिस्कशन हले पे गाल हले पे वज़ीर आज़म जी आज सुप्रीम कोर्ट में पेशी है। वज़ीर आज़म ते जो फर्द जुर्म लागू कयो हुआ इन हवाले सां वधीक ॻाल्हि ॿोल, पर फिलहाल टाइम ते ब्रेक जो ब्रेक खां पोइ कुछ वधीक ॻाल्हियूं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर शो।